हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटेंसी का पहला टॉपिक एनपीओ डिस्कस करेंगे और आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियोस डालने में काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अब ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपर वीडियोस मिलती रहें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने क्लास 11th में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा और अभी पार्टनरशिप भी इसमें है एक टॉपिक, वो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका समाज में कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी को सर्व करना होता है। जैसे कि स्कूल हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, हेल्थ क्लब हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, एनजीओज हो गए। ये इनके नाम के आगे ही लगा है, देखिए, नॉन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ना कमाने वाले, गैर लाभकारी संस्थाएं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हॉस्पिटल्स, तो ये हमारे कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। ठीक है, तो पहला हम कह सकते हैं मेन एम क्या होता है इनका, सर्विस। इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी को सर्विस देना होता है। भाई, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाते तो इनके मेंबर और जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन वो एक ही हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे भी सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट लागू होता है, मतलब इसके मेंबर अलग होंगे और इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अकाउंटिंग अलग की जाएगी, उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब जितने मेंबर होते हैं उसमें से कुछ को चुन लिया जाता है कि भाई आप प्रेसिडेंट बन जाइए, आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, मतलब अध्यक्ष चुन लेते हैं, उसी में से उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। इस तरह इसमें से चुना जाता है, फिर वही क्या करते हैं, उस एनजीओ का या एनपीओ का क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। भाई, अब जैसे आप भले ही आप एनपीओ हैं, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिला हुआ होता है, डोनेशन, ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग भी करनी होती है, दिखाना होता है कि भाई हमारे पास ये इनकम थी और इस इनकम का या इस पैसे का हमने ऐसे इस्तेमाल किया। तो इनके लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम मतलब आय के स्रोत। भाई, यहाँ पे क्या मिलता है, इनको डोनेशन मिलता है और सरकार से, गवर्नमेंट से ग्रांट यानी कि सहायता भी मिलती है। और बड़े बड़े आदमी जो होते हैं वो कई बार अपनी कुछ एसेट इनके नाम कर देते हैं। तो ये इनके कुछ सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। यूज़ ऑफ इनकम, या इसको आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस जो होते हैं। भाई, जैसे अदर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास, इनको भी क्या होता है, एक बिल्डिंग होगी तो उसका अगर रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी होगी, वेजेस होगा, सैलरी होगी, मेंटेनेंस का चार्ज होगा, तो ये सारे इनके क्या हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इनकी अकाउंटिंग के बारे में। देखिए, ये 3 तरह के अकाउंट रखते हैं अपने यहाँ।
रिसीट पेमेंट यानी कि प्राप्ति तथा भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर माने कि आय तथा व्यय खाता, और बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। ठीक, तो जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें रिसीट और पेमेंट वर्ड मतलब जितनी प्राप्तियां हों और जितने भुगतान हों, आप जिस समय प्राप्त करें कैश को उसी समय आप इसको रिकॉर्ड कर दें, और जिस समय पेमेंट हो उस समय रिकॉर्ड कर दें। ये क्या होता है, ये समरी ऑफ कैश बुक होता है, समरी ऑफ कैश बुक। मतलब जैसे कैश बुक में जितनी कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, इनका रिकॉर्ड करते हैं आप, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट में क्या किया जाता है, जितनी कैश रिसीट्स हो और जितने कैश पेमेंट हो उनका रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट मतलब भले ही वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। अगर कैपिटल रिसीट है या कैपिटल पेमेंट है तब भी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, या रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू पेमेंट है तब भी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। कंडीशन क्या है इसके लिए कि भाई जब भी मेरे पास कैश आ रहा है आप उसे रिकॉर्ड कर लो, और जब भी कैश जा रहा है तो आप उसे पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दो। और इसका नेचर कैसा होता है, रियल अकाउंट का होता है। भाई ये जब समरी ऑफ कैश बुक की तरह बनता है तो जैसे रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। तो डेबिट साइड आपको क्या लिखना है, रिसीट लिखना होता है, और क्रेडिट साइड क्या लिखना होता है, पेमेंट लिखना होता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। और नॉट कंसिडर टाइम पीरियड और कैश बेसिस। अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, एक कैश बेसिस एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में हम क्या करते हैं कि पीरियड को कंसिडर नहीं करते, भले ही हमें 4 साल बाद के लिए कोई इनकम हो रही है, अगर हमारे हाथ में कैश आ रहा है तब आप उसे चुपचाप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। और भले ही अगले 10 साल बाद का पैसा मिला हो, लेकिन अगर आज मिल रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, या पिछले साल का या पिछले 2 सालों का कोई पैसा दे रहा हो लेकिन दे रहा है आज तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे हमारा ईयर 2022 या 2022 चल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम रिसीट या पेमेंट 2022 के लिए ही हो, भले ही वो 2024 के लिए हो या 2019 में किसी ने पैसा नहीं दिया, वो आज पैसा दे रहा है तब भी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। सेम एज पीएल, मतलब जैसे आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग पीएल बनाया होगा, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था सेम आपको ऐसे ही बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या करता है, कंसीडर टाइम पीरियड, या कि एक्रूअल बेसिस। मतलब ये टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं कि भाई 2022 चल रहा है तो मुझे 2022 की इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करनी है, भले ही उसके लिए मेरे पास कैश आया हो या ना आया हो, ये मैटर नहीं करता। जैसे प्रीपेड, एकर्ड, आउटस्टैंडिंग, इन सब का यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको क्या होता है, करना होता है। रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करता था, ऑल टाइप ऑफ रिसीट एंड पेमेंट आप रिकॉर्ड करते थे, भले ही कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और ये पीएल की तरह बनता है। जब पीएल की तरह बनता है तो इसका नेचर कैसा होगा, नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और आपसे एक बात कहूँगा, ये है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ये अकाउंट का नेचर क्या है।
तो इनकम एक्सपेंडिचर सीधा आप बोलना कि नॉमिनल नेचर का है। और जो आपका रिसीट पेमेंट है और ये समरी ऑफ जब कैश बुक है, तो जब कैश हमारी एसेट है तो रिसीट एंड पेमेंट, कैश हमारी एसेट है तो इसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट का, तो रिसीट पेमेंट का नेचर भी क्या होगा, रियल अकाउंट का होगा। ठीक है। और अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट देखिए कुछ बदलना नहीं है आपको, आपने 11th में जैसी बैलेंस शीट बनाई है सेम वैसे ही बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बस एक अंतर होता है, यहाँ पे कैपिटल की जगह आपको क्या यूज़ करना होता है, कैपिटल फंड यूज़ करना होता है। ठीक है। अभी देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। फंड बेस्ड में क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल की जगह कैपिटल फंड लिखते हैं। ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन यूज़ करते हैं, एनपीओज यूज़ करते हैं। और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन यूज़ करते हैं, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। कारण ये होता है, ये कैपिटल की जगह कैपिटल फंड वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें किसी की पर्सनल कैपिटल नहीं लगी होती, ना ही कोई एक आदमी ओनर होता है, ये केवल एक मेंबर होते हैं। तो उनकी कैपिटल जो सरप्लस वगैरह होता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उस प्रॉफिट को जो निकल के आता है रिसीट, आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो अभी हमने बनाया था, तो जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेम एस पीएल, तो पीएल में क्या था, प्रॉफिट या लॉस निकल के आता था। इनकम और एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट निकल के आता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंडिचर कम हुए तो सरप्लस निकल के आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए और इनकम कम हुई तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है। तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे आप ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो पीएल का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था वो कैपिटल में जाके, अगर प्रॉफिट होता था तो ऐड हो जाता था और लॉस होता था तो माइनस हो जाता था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में अगर सरप्लस हो रहा है तो जोड़ देना है और डेफिसिट हो रहा है तो माइनस कर देना है। ठीक। और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैपिटल फंड की जगह क्या यूज़ करते हैं, ये कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल लगी होती है, ओनर होते हैं, और इसमें किसी की पर्सनल कैपिटल नहीं लगी होती है। यहाँ पे कोई एक आदमी ओनर नहीं होता, ये क्या होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं ट्रीटमेंट सम स्पेशल आइटम्स। ठीक है। एक ही टेबल से आपको सारा कुछ सिखा दूंगा। ये टेबल आप अच्छे से अगर माइंड में बैठा लेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है।